Good morning students. Today we are starting our new topic, that is the second application of Biot-Savart law. In the last lecture we'll discuss the first application of Biot-Savart law. Now in this lecture we'll discuss the second application of Biot-Savart law, that is magnetic field along the axis of circular current loop. Okay. So in the last lecture we'll find out the magnetic field at the center of the circular loop. In this lecture we'll find the magnetic field at the axis of the circular current loop. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने करंट लूप की वजह से उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी. इस लेक्चर में हम लोग करंट लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप. नाउ दिस इज द करंट लूप, दिस इज अ सर्कुलर करंट लूप. ओके, ये मेरे पास एक लूप है जिसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ओके, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप. ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है मेरे करंट लूप की. इज इट क्लियर? अब आई नो वन थिंग कि मैं एक साथ पूरे लूप के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकती. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. नाउ आई नो वन थिंग दैट आई ओनली नो बायो-सेवर्ट लॉ, है ना. मुझे तो अभी तक सिर्फ एक बायो-सेवर्ट लॉ का ही पता है, थ्रू विच आई कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. इज इट क्लियर? तो बट बायो-सेवर्ट लॉ इज अप्लाइड ओनली ऑन दी स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना. बट बायो-सेवर्ट लॉ मुझे पता है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट पे मैं क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ. पूरी सर्कुलर लूप पे, पूरी वायर पे मैं बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकती. ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस स्मॉल करंट एलिमेंट. मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, दैट इज DL. इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है वहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, DL वेक्टर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. तो मैंने DL वेक्टर को, करंट एलिमेंट को क्या कर दिया, P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर S. इज इट क्लियर? A इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप एंड R इज द एक्सिस. ओके, R मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया एक्सिस का, कहाँ से, सेंटर से कहाँ तक, पॉइंट P तक, जहाँ पे मैंने क्या करनी है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इज इट क्लियर? अब जब हमने बायो-सेवर्ट डिराइव किया था, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है बायो-सेवर्ट की. तो इस फॉर्मूला को मुझे देखकर पता लगता है कि मेरा DB परपेंडिकुलर है किसके, DL के भी और R के भी. माई DB इज परपेंडिकुलर टू DL एंड R. इज इट क्लियर? So now we will apply the same thing there also. Now this is our current element DL and this is our position vector S. Okay, पहले लास्ट केस में हमने पोजीशन वेक्टर R लिया था, बट क्योंकि मैंने R यहाँ पे ले लिया तो इस बार मैंने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, S से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, दिस इज सेम थिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी अल्फ़ाबेट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, देखो ये मेरे पास क्या है, करंट एलिमेंट है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है. इस पॉइंट P पे आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो DL के परपेंडिकुलर भी होगी और वो S के परपेंडिकुलर भी होगी. ओके, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, वो DB के अलोंग होगी. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में क्या होगी, अप्लाई होगी. बिकॉज ये देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि S और मेरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, S के भी और DL के भी. इज इट क्लियर? अब देखो
मुझे पता है कि मैं यहाँ पे वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरे पास क्या है dB, इसको मैं दो पार्ट्स में क्या कर सकती हूँ रिजॉल्व। आई कैन रिजॉल्व दिस इनटू टू पार्ट्स। ओके, तो मैंने एक तो इसको रिजॉल्व कर लिया dB cos थीटा में, dB cos फाई में, और एक मैंने इसे किस में रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व इनटू dB sin फाई। बच्चा यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने एंगल कितना एज्यूम किया था R और S के बीच में, दैट इज़ फाई। ओके, अब यहाँ पे एंगल हमारे पास फाई है, तो हमें पता है यहाँ भी एंगल कितना होगा, फाई होगा। ओके, तो अब मैंने इस dB को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज dB cos फाई एंड dB sin फाई। इज इट क्लियर? So according to Biot-Savart law, if I want to write out the value of magnetic field at point P, ओके, अब अगर मैं एट पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहती हूँ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट DL, इस करंट एलिमेंट DL की वजह से, सो व्हाट इज़ माय मैग्नेटिक फील्ड? माय मैग्नेटिक फील्ड इज DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन S स्क्वेयर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इज इट क्लियर? नाउ विल नो वन थिंग, हमें डायग्राम को देखकर क्लियर हो रहा है दिस DL इज परपेंडिकुलर टू S, बिकॉज बच्चा ये DL ना यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट है। अगर आप किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ना, और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इज इट क्लियर? तो जो एंगल बनेगा मेरे पास वो कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, दैट इज 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन DL एंड S इज 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज अ साइन थीटा एंड वी नो दैट दिस थीटा इज बिटवीन दिस DL एंड S वेक्टर। हमें पता है कि ये जो थीटा होता है हमारे पास, ये किसके बीच का एंगल होता है, इस DL और S के बीच में, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास ये साइन थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। वी नो दैट DL इज परपेंडिकुलर टू S, सो थीटा इज 90 डिग्री। देयरफॉर हमें पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो माई इक्वेशन बिकम DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन S स्क्वेयर। नाउ अब हमें पता है दिस फाई इज एंगल बिटवीन R एंड S, है ना। हमने पता है ये जो फाई है हमारे पास, दिस इज द एंगल बिटवीन OP एंड CP, एंड दिस इज अवर magnetic field at point P, so we'll resolve it into two component, dB cos phi and dB sin phi. Is it clear? अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया था, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी तो एक करंट एलिमेंट ले सकती हूँ, बिकॉज अगर मुझे पूरे लूप के लिए पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग करंट एलिमेंट्स लूँगी और उनको मैं बाद में क्या कर सकती हूँ, ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना, ऐड कर सकती हूँ। एक तो ये मेथड होता है। तो मैं सबको तो ऐड नहीं करूँगी ना, अब एक एक की वैल्यू निकाल कर सबको ऐड करूँगी तो दैट प्रोसेस बिकम वेरी लेंथी। तो हम क्या करेंगे, एक DL की वैल्यू ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल पार्ट की चीज़ अवेलेबल है और हम सारी पार्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो हम उसे क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, हमें पूरी वायर के लिए क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट्स। तो इन स्मॉल करंट एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर DL लिया था, है ना, अगर मैं यहाँ पर DL ले लूँ तो, और अगर मैं इस DL की वजह से अब इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S वेक्टर, है ना। नाउ दिस इज माई S। ओके, तो अब अगर मैं बायो-सेवर्ट अप्लाई करूँगी, देखो एंगल इज ऑल्सो सेम, पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो अब अगर मैं ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सो दिस इज द वैल्यू, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन S। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लूँ, फिर पॉइंट P पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ, तब भी मेरे पास क्या आएगी, सेम आएगी। इज इट क्लियर? तो
सबके लिए वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, आप अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करके देखोगे तो सबकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, जब हम एक डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरे लूप के लिए निकल जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, अब मुझे पता है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पे, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस पोजीशन वेक्टर के, है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अगर ये देखो तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर, है ना। इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इज इट क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पर इसे दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया था, यहाँ भी मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ। एंगल इन दोनों के बीच में भी फाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस डीबी को टू पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। दिस बिकम डीबी कॉस फाई एंड दिस बिकम डीबी साइन फाई। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एट द एंड मेरे पास क्या बचता है, एट द एंड मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है, डीबी साइन फाई। इज इट क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ इंटीग्रेट करूँगी डीबी साइन फाई को। ओके, मैंने इंटीग्रेट किसको करना था, डीबी को करना था। डीबी को मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट्स में, एक डीबी कॉस फाई में, एक डीबी साइन फाई में। अब मेरे पास डीबी कॉस फाई तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, बिकॉज इसके अपोजिट भी एक कंपोनेंट था। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, ओनली डीबी साइन फाई। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूँगी, आई इंटीग्रेट डीबी साइन फाई। देखो बच्चों, ऐसा क्यों, जैसे यहाँ मैंने एक कंपोनेंट लिया था, इसके अपोजिट एक कंपोनेंट लिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले रही हूँ और एक मैं इसके अपोजिट ले रही हूँ, तो इन दोनों का कॉस कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का कॉस कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कॉस कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पूरे लूप के लिए इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट हमारे पास कोस फाई के क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, दैट इज डीबी साइन फाई। तो मैं सिंपली डीबी साइन फाई को क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये ना बोलना कि मैम 2 टाइम्स क्यों नहीं लिया आपने। बच्चा 2 टाइम्स अगर हम लेंगे ना तो फिर हम पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ओके, 2 टाइम्स हम ले रहे हैं तो एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 करंट एलिमेंट कवर कर रहे हैं, तो ये पूरा सर्कल फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। ओके, तो आप एक करंट एलिमेंट ही लोगे, उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। देखो, सो दिस बी इज इक्वल्स टू डी बी साइन फाई। ओके, और मुझे पता है साइन फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इस फिगर में दिस इज माय परपेंडिकुलर इज ए एंड एस इज माय हाइपोटेन्यूज। सो साइन फाई बिकम ए अपॉन एस, और डी बी की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज म्यू नॉट 4 पाई आइडियल एस स्क्वेयर। ओके, यहाँ हमने निकाली थी ना जब हमने साइन थीटा को 1 पुट किया था, तो डी बी क्या आया था, डी बी इज म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन एस स्क्वेयर। ओके, तो मेरे पास दोनों की वैल्यू, साइन फाई की भी और डी बी की भी, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं इसमें क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। व्हेन आई पुट द वैल्यू माई बी कम आउट टू बी म्यू नॉट 4 पाई आइडियल एस स्क्वेयर, प्रोडक्ट में ए अपॉन एस। इज इट क्लियर? अब बच्चा इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं ना, उन्हें हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ओके, अब इस फॉर्मूला में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, आई की वैल्यू भी मुझे पता है। ओके, एस और ए हमारे पास क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो अंदर मैं सिर्फ किसकी इंटीग्रेशन करूँगी, आई इंटीग्रेट ओनली दिस डी एल। सी बच्चा, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट थी तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली, तो मेरे पास क्या बच रहा है, डी एल बच रहा है। ओके, जब हम डी एल की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल आएगा। ओके, देखो सी, जब मैंने डी एल की इंटीग्रेशन की तो मेरे पास क्या आया, एल। ओके, और यहाँ पर मेरे पास लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई ए, 0 to 2 पाई ए। क्यों, बिकॉज देखो दिस इज़ माई लूप, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रही हूँ, 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास
टोटल लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, सर्कल का 2πr। अब r यहाँ पर क्या है, a, तो मेरे पास क्या हो गया 2πa। तो मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रही हूँ, 0 to 2πa। अब ये लिमिट्स मैं यहाँ पे पुट करूँगी। इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ गया 2πa माइनस 0। 2πa में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2πa। ये वाली टर्म मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, तो b मेरे पास कितना आ गया, b कम आउट टू बी μ0 IA 4πs क्यूब। प्रोडक्ट में क्या आ गया मेरे पास 2πa। अब बच्चा जो चीज़ मेरे पास कैंसिल हो रही है उसको मैं क्या कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी। जैसे मैंने पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, 2 1 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 2 4 2 आ गया। इज इट क्लियर। और a मल्टीप्लाई a बिकम a स्क्वेयर, तो मेरे पास क्या आ गया μ0 IA स्क्वेयर 2s क्यूब। इज इट क्लियर। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ पर, सी नाउ व्हाट आई डू, आई अप्लाई दी पाइथागोरम थ्योरम। मैंने पाइथागोरम थ्योरम क्या कर दी, अप्लाई कर दी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप अगर इस लूप में देखो तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, s है, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है a और बेस कितना है r। ओके, सो आई पुट ऑल द वैल्यूज हियर। सो दिस इज s स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज हाफ। ओके, बिकॉज यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वायर कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, रूट आ गई। रूट इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी पावर कितनी होगी 1/2। अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पुट कर दूँगी। ओके, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास s की पावर क्यूब था और s यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम 3/2। सो दैट्स वाई b इज इक्वल टू μ0 IA स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑलरेडी अवेलेबल था, यहाँ पे आ गया 1/2, तो मल्टीप्लाई किया 3 को, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/2। इज इट क्लियर। अब हमें पता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा दिया। आई हमारे पास आई कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में मेरे पास मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई कैप आ गया। इज इट क्लियर। नाउ इफ आई हैव n टर्न्स, अगर मेरे पास एक कॉइल हो जिसमें कितने टर्न्स हो, n टर्न्स हो। ओके, अभी तो मैंने जो कॉइल ली थी उसमें सिर्फ एक टर्न था, ऐसी ऐसी मेरे पास n कॉइल्स हो जाएं, उसके लिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, मैं सिंपली n से उसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। आई प्रोडक्ट दिस विद n। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली उसको n के साथ, तो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई फॉर दी n नंबर ऑफ कॉइल्स। नाउ देयर आर 3 स्पेशल केसेस। ओके, अब इसके हमारे पास क्या है, स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट स्पेशल केसेस एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर फाइंड आउट करनी है, करंट लूप के सेंटर पे। ओके, पहले हम लोग कहाँ कर रहे थे, अलोंग दी एक्सिस कर रहे थे। अब देखो करंट लूप के अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो मतलब यही हो गया मेरे पास, करंट लूप का तो यही सेंटर है ना। तो मतलब आर की तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि मैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, जो फॉर्मूला मेरे पास आया था मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें आर की वैल्यू 0 क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। ये फॉर्मूला आया था मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे मैंने आर को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। जब मैंने आर को 0 पुट किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, ये तो ख़त्म ही हो गई चीज़। तो दिस इज़ μ0 n IA स्क्वायर 2 a स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, μ0 n IA स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। अब ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, एक यहाँ पर a मेरे पास बच जाएगा। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती है, μ0 n I 2a स्क्वायर। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ गई, एट दी सेंटर ऑफ द करंट लूप। इस करंट लूप के सेंटर पर आ गई। ओके, जहाँ पर मेरे पास r क्या था, 0 था। इज इट क्लियर। अब देखो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर एज इट इज़ उठा ली। ओके,
दिस इज़ माई इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर किसी चीज़ को कैंसिल नहीं किया। जैसे मैंने वहाँ पे पाई को पाई से कैंसिल कर दिया था, 2 को 2 पे कैंसिल कर दिया था। अब मैं कैंसिल नहीं करी, आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग। तो मेरे पास क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पाई, नीचे आ गया, सिर्फ 2 को मैंने कैंसिल किया, 2 1 2 एंड दिस इज़ 2, ओके, 2 पाई एस क्यूब। अब मुझे एस की वैल्यू पता है ऑलरेडी, है ना, बाय अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आई थी, एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये एस की पावर मैंने यहाँ पर, ये एस की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास बी कितना बन जाता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे पता है इस केस में जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं अब इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या होगी, 0। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पाई 2 पाई ए क्यूब। अब आपको पता है पाई ए स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, है ना। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ए लिख लिया, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया, ए लिख दिया, ओके। तो अब इस वैल्यू की जगह पाई ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए लिख दूंगी, विच इज़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट आई ए 2 पाई ए क्यूब। और इफ़ कॉयल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, अगर मेरे पास एक कॉयल है जिसमें n टर्न्स हैं, n टर्न्स मतलब n लूप है मेरे पास सर्कुलर करंट कैरिंग, तो मेरे पास यहाँ पर n क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b बिकम म्यू नॉट n आई ए 2 पाई ए क्यूब। इज इट क्लियर। तो एक मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है और एक मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है। इज इट क्लियर। दीज आर दी 2 formulas for the magnetic field at the center of the current loop. Now in our next case we need to find out the value of the magnetic field at the axial point lying far away from the coil. ओके अब जो हमारी एक्सिस है बहुत ज़्यादा दूर है हमारी कॉइल से, मीन्स अगर आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो अगर आर बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके हमारी एक्सिस, दिस इज़ अवर एक्सिस, दिस इज़ अवर एक्सिस एंड दिस इज़ वेरी फार अवे, पता नहीं कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। अब ये इतना ज़्यादा है तो इसके आगे ये जो ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। तो हम इस ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर। तो मैं इस ए को अब इस ए को मैं क्या कर दूँगी, अपनी वैल्यू में नेग्लेक्ट कर दूँगी। देखो तो मेरे पास फॉर्मूला ये फॉर्मूला था बी का, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ पर ए को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इज़ इट क्लियर। तो मेरे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2r क्यूब। इज इट। हमारे पास एक और इक्वेशन थी जो हमने यहाँ पर निकाली, देखो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। ओके व्हाट आई डू, आई निगलेक्ट ए हेयर ऑल्सो। मैंने यहाँ से भी क्या कर दिया, ए को नेगलेक्ट कर दिया, बिकॉज ए इज़ वेरी स्मॉल, आई कैन नेगलेक्ट इट। तो यहाँ से भी ए की वैल्यू क्या होगी, ख़त्म होगी। तो आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचता है, आर की पावर क्यूब। इज इट क्लियर। तो आई पुट हियर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर पाई 2 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास क्यूब आएगा। ओके दिस इज क्यूब। अब यहाँ पे मुझे पता है पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, म्यू नॉट आई ए 2 पाई आर क्यूब। और यहीं अगर मेरे पास n टर्न्स होंगी, इफ़ आई हैव कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, तो यहाँ पर मैं n से क्या कर दूँगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद n। इज इट क्लियर। Now a third case is we need to find out the value of the magnetic field at the axial point at a distance equal to radius of the coil. अब हमारी एक्सिस का डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, मीन्स अवर r इज इक्वल टू a। अब देखो हमारे एक्सिस का डिस्टेंस, दिस इज अवर एक्सिस
एंड दिस इज अवर रेडियस। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, सो दैट मीन्स माई आर इज इक्वल टू ए, माई आर इज इक्वल टू ए। नाउ व्हाट आई डू, दिस इज माई फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3/2. I simply put r square is equal to a square, so this become a square plus a square is equal to 2a square. Is it clear? अब ये 2a square की पावर में है मेरे पास 3/2, तो ये 2 की भी 3/2 होगी, ये a square की भी क्या होगी 3/2. तो दिस इज 2 की पावर 3/2 एंड a square की पावर 3/2. इस स्क्वेयर से स्क्वेयर मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3/2 में मैंने 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया. ओके, जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम 5/2. ओके, और यहाँ पर मेरे पास क्या आया था, ए क्यूब बचा था यहाँ से, दिस इज ए स्क्वेयर, दिस इज ए क्यूब. मुझे पता है यहाँ पे 2 की पावर 2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपली ए बच जाएगा, सिंगल 1 ए इज लेफ्ट हेयर. Okay, so my magnetic field will come out to be equal to B is equals to mu naught Ni to 5/2a. Okay, so in this way we'll discuss all the special cases of this article. Okay, if you have any problem you can take your queries. Okay, thank you.